हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का कैमूर एम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं मोर वन से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी फ्री में आसानी से इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर बताइए कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो दोस्तों मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। किसे बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। ऑप्शन ए आजीविकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन सी जैनों ने, ऑप्शन डी तांत्रिकों ने। तो दोस्तों आजीविकों। तो दोस्तों बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आजीविका संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था। इन गुफाओं की स्थापना मखली गोसाल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मखली गोसाल द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए, आजीविकों ने किया था। किसने किया था? आजीविकों ने किया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी अशोक का चौपारा अभिलेख। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि वो स्तंभ कौन सा है जो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए मास्के व लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रुमनी द्वयी स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। तो दोस्तों भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किसमें बताया? तो भाब्रू स्तंभ, सी, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का आंसर बताइए। ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। किसके द्वारा? अब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ऑप्शन ए देवप्रयाग में, ऑप्शन बी कालसी में, ऑप्शन सी केदारनाथ में, ऑप्शन डी ऋषिकेश में। तो दोस्तों दुनिया भर में अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध सम्राट अशोक की एक नायाब निशानी उत्तराखंड में देहरादून जिले के कालसी में स्थित है। उत्तर भारत में केवल कालसी में ही सम्राट अशोक का शिलालेख स्थित है, ठीक। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कालसी में। तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में स्थित है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची का स्तूप किसने बनाया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि सांची का स्तूप किसने बनाया था। ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन डी खरगोन ने। तो दोस्तों यह स्तूप प्रेम, शांति, विश्वास और साहस के प्रतीक है। सांची का स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शती ईसा पूर्व में बनाया था, ठीक। किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था, ऑप्शन ए। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ऑप्शन ए जॉन टावर, ऑप्शन बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन डी जेम्स पिरसेम। तो दोस्तों जेम्स पिरसेम ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1838 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स पिरसेम था, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ऑप्शन ए शिलालेख 1, ऑप्शन बी शिलालेख 2, ऑप्शन सी शिलालेख 3, ऑप्शन डी शिलालेख 4। तो दोस्तों अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा। ठीक, कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी शिलालेख 4। तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 4 में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन ए अशोक के, ऑप्शन बी हर्षवर्धन के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन डी हेमू के। तो दोस्तों मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था। कहाँ का था? यूनान का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न देखते हैं, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन है 352 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 173 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 261 ईसा पूर्व। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। कब किया था? 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा पराय जनता के संपर्क में रहता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो दोस्तों सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जनता के संपर्क में रहने लगा था। किसके? कब? तो कलिंग युद्ध के बाद जनता के संपर्क में रहने लगा था। कौन? अशोक, ऑप्शन बी। तो कौन? इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी अशोक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी, ऑप्शन बी संस्कृत व ब्राह्मी, ऑप्शन सी पाली व ब्राह्मी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। तो ऑप्शन ए, इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए प्राकृत व ब्राह्मी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का या निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य, ऑप्शन सी मुद्राराक्षस, ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ। तो दोस्तों मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो मुद्राराक्षस में, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी मुद्राराक्षस। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हम बताते हैं उनमें शामिल कौन सा है? ऑप्शन 1 ला और 10वां, ऑप्शन बी 1 ला और 11वां, ऑप्शन डी 2 रा एवं 13वां, ऑप्शन डी 2 रा एवं 14वां। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी 2 रा एवं 13वां। किसमें शामिल है? 2 रा एवं 13वां में शामिल है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी रुक्मिदेही, ऑप्शन डी वशिष्ठ कलिंग राज्य देश, ऑप्शन डी मास्की। तो दोस्तों मास्की अभिलेख यह कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। कहाँ है? तो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। इसमें भी अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा है। इस अभिलेख में के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की दक्षिणी सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी मास्की। किसमें? तो मास्की में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि श्रीनगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी दशरथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न से बताइए कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मुद्राराज, ऑप्शन सी अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किस इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें? अर्थशास्त्र में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पालिपुरोथा कहा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए किसने पाटलिपुत्र को पालिपुरोथा कहा है? ऑप्शन ए मेगास्थनी, ऑप्शन बी स्ट्रेबो, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी एरियन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालिपुरोथा कहा है। किसने कहा है? तो मेगास्थनीज कहा है, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न आंसर बताइए कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गुप्त पुरुष, ऑप्शन बी गुप्तचर, ऑप्शन सी संस्था एवं संचार, ऑप्शन डी खोजी। तो दोस्तों मौर्य काल में गुप्तचरों को गुड कहा जाता है, गुड पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड पुरुष कहा जाता है, ऑप्शन ए। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए गुड पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए आत्ममुद्रा, ऑप्शन बी शिलालेख, ऑप्शन सी यूनानी लेख, ऑप्शन डी बौद्ध साहित्य। तो दोस्तों अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत शिलालेख है। क्या है? शिलालेख है। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी शिलालेख। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन बी दिव्यावदान, ऑप्शन सी 13वां बृहत शिलालेख, ऑप्शन डी 7वां स्तंभ लेख। दोस्तों इस प्रश्न में बताइए कि तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी 13वां बृहत शिलालेख। 13वां पूछा तो दोस्तों कौन सा है? तो 13वां बृहत शिलालेख है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन ए उज्जैन का, ऑप्शन बी तक्षशिला का, ऑप्शन सी स्वर्णगिरी का, ऑप्शन डी तुसली का। तो दोस्तों बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का शासक था। कहाँ का? उज्जैन का, ऑप्शन ए उज्जैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी उसर भूमि। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों मौर्य काल में सीता से तात्पर्य कर था। क्या था? कर। यह कर राज्य की भूमि पर वसूला जाता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसने भेजा था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी महारथी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किसको? महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों को। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों को भेजा था। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो दोस्तों कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने? तो 15 अधिकरण, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी 15। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ करा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ करा जाता है? ऑप्शन ए मिस्र का, ऑप्शन बी कोरिंथ का, ऑप्शन डी मेसिडोनिया का, ऑप्शन डी सीरिया का। तो दोस्तों अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ कराया था? तो ये मिस्र कराया था। कहाँ का? मिस्र का, ऑप्शन ए। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए मिस्र का। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि किस अभिलेखों में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गुर्जरा में, ऑप्शन बी अरोरा में, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो दोस्तों
इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए गुर्जरा में। किसमें हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख में हुआ। ठीक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसकी उक्ति है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते यह किसने कहा था? ऑप्शन ए कौटिल्य ने, ऑप्शन बी प्लिनी ने, ऑप्शन सी प्लूटार्क ने, ऑप्शन डी मेगास्थनीज ने। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर बताइए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो दोस्तों इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो शुंग वंश आया था। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी बृहद। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। ठीक, इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन बी। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।